किसी मुल्क का एक बादशाह था, छोटी सी रियासत का मालिक, मगर था बहुत नेक दिल, इंसाफ पसंद, रियाया के दुख दर्द का साथी। खुदा ने उसको एक ही बेटा दिया था। वो शहजादा खूबसूरत और हंसमुख, उम्र 12 साल की थी और रियाया उसको बहुत मानती थी। शाही महल के करीब एक बाजार था जो रोजाना खुलता। छोटे बड़े ताजर उस बाजार में अपना सौदा लाते और शाम तक बेचकर घर चले जाते। कारीगर अपनी बनाई हुई चीजें लाते और मुंह मांगे दाम पाते। गर्ज उस बाजार में छोटी से छोटी और आला से आला चीजें फरोख्त होती थीं। सूरज के निकलने से डूब जाने तक बाजार में बड़ी चहल पहल और भीड़ रहती थी। कंधे से कंधा छलता, शोरो गुल और चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। बादशाह का यह दस्तूर था कि वो शाम को महल से निकलता और सारे बाजार का गश्त लगाता और ये देखने की कोशिश करता कि किस शख्स का सौदा फरोख्त होने से रह गया है। वो हर दुकानदार से पूछता कि तेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं बिक सकी हैं। ना बिकी हुई चीजें ख्वाह कम हो या ज्यादा, बादशाह उन्हें खरीद लेता और मुनासिब दाम दे देता था। एक रोज का वाकया है। गर्मी का मौसम था, सूरज डूबने को था कि बादशाह दस्तूर के मुताबिक महल से निकला, बाजार जा पहुंचा। देखता क्या है कि बाजार वाले अपने अपने घरों को जाने की तैयारियां कर रहे हैं। खुशो खुरम नजर आते हैं क्योंकि जो चीजें लाए थे सब फरोख्त हो चुकी थी। बादशाह ये मंजर देखता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था कि पीछे से वजीर और शहजादा आते हुए नजर आए। वो आगे बढ़ता गया। इतने में दोनों बादशाह के करीब जा पहुंचे और अदब से खड़े हो गए। बादशाह ने वजीर से पूछा, क्यों वजीर साहब, आप तो जरूर पूरा बाजार देखते आ रहे होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी चीजें ना बिक सकी हों? वजीर ने कहा, आलीजा, खुदा आपकी रियाया परवरी को कायम रखे। एक शख्स ऐसा जरूर नजर आया है जो कोई बड़ी चीज कपड़ों में छुपाए, गर्दन झुकाए सड़क के किनारे बैठा है। बादशाह ने कहा, तो हमें जरूर उसके पास पहुंचना चाहिए। यह कहकर बादशाह पीछे को लौटा और उसी जानिब रवाना हो गया जिधर वो शख्स बैठा हुआ था। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि वजीर ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए बादशाह को बतलाया कि हजूर, वो शख्स यही है। बादशाह करीब जाता है और पूछता है कि भाई मेरे, वो कौन सी चीज तेरे पास है जिसका इस जगह पर कोई खरीदार नहीं? अजनबी आदमी पहले तो बहुत घबराया, मगर हिम्मत करके बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, मैं एक गरीब बढ़ई हूँ और एक लकड़ी का घोड़ा बनाकर लाया हूँ। खरीदार तो क्या, इस बाजार में किसी ने फूटे मुंह बात ना की। हुजूर को खुदा सलामत रखे, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैंने ये घोड़ा 3 माह की लगातार मेहनत के बाद बनाया है। इस दरमियान में मेरे बच्चों ने बहुत से फाके किए, मगर मैं अपनी धुन में लगा रहा और लकड़ी का हवाई घोड़ा बनाने में कामयाब हो गया। ये कहकर बढ़ई ने घोड़े के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। बादशाह ने ताज्जुब से लकड़ी के घोड़े को देखा और पूछा, लकड़ी का घोड़ा और 3 महीने में बच्चों का खिलौना और इतनी लंबी मेहनत? बढ़ई ने कहा, हुजूर, ये बच्चों का खिलौना नहीं है बल्कि बड़ों का खिलौना है। इस पर सवार होकर आसमान की सैर की जा सकती है और दूर दराज इलाके का सफर भी। बादशाह ने कहा, हाँ, ऐसा है तो तुम जरूर तारीफ और इनाम के मुस्तहिक हो, मगर तजुर्बा शर्त है। पहले हम इसे देखेंगे। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो, अब शाम हो गई है। आज रात मेरे यहाँ बसर करो, कल सुबह तुम्हारे घोड़े का कमाल भी देखा जाएगा। बढ़ई ने कहा, हुजूर, मेरा ये हुनर देखने के लिए रोजो शब दरकार नहीं है। अभी आप सामने के मैदान में चलकर मेरे घोड़े की पीठ पर बैठें, ये आपको लेकर फजा में बुलंद हो जाएगा। बादशाह ने कहा, अच्छा, घोड़े को मैदान में ले चलो और तमाशा दिखलाओ। बादशाह का यह हुक्म सुनकर बढ़ई ने घोड़े को उठा लिया और मैदान की तरफ रवाना हो गया। मैदान में पहुंचकर बढ़ई ने घोड़े को जमीन पर खड़ा कर दिया और बादशाह से कहा, हुजूर, आप खुद इस पर सवार हों। ये देखिए, घोड़े की गर्दन में लोहे के 2 हैंडल बने हैं। दाएं हैंडल को सीधा घुमाइएगा तो घोड़ा ऊपर को बुलंद होकर एक तरफ रवाना हो जाएगा। घोड़े को मोड़ने के लिए पीछे ये 2 दुम बनी हुई हैं। दाहिनी दुम को खींचिएगा तो दाएं तरफ को मुड़ जाएगा और बाएं दुम को खींचने का तो घोड़ा बाएं तरफ को मुड़ जाएगा। नीचे उतारने के लिए ये गर्दन वाली बाएं हैंडल को उल्टा घुमाइए। घोड़ा रफ्ता रफ्ता नीचे जमीन पर उतर पड़ेगा और इन 4 पैरों में लगे हुए पहियों पर 2-4 गज दौड़कर ठहर जाइएगा। ये तमाम तरकीबें सुनकर भी बादशाह की हिम्मत न पड़ी। शहजादे ने बढ़ई की बातों को गौर से सुन लिया था। उसने बादशाह से अर्ज किया, अब्बाजान, आप अगर इजाजत दें तो मैं इस जादू के घोड़े पर सवार होकर इसकी आजमाइश करूं। बादशाह ने कहा, ना बेटे, तुम अभी बच्चे हो, तुम इस पर सवार ना हो। यह आसमान में उड़ेगा जो खतरे से खाली नहीं। शहजादा जिद करता गया और घोड़े की तरफ बढ़ता गया। करीब जाकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और फौरन दाएं हैंडल को घुमा दिया। अब क्या था, घोड़े के पेट से एक आवाज निकली और घोड़ा हवा में बुलंद होकर उड़ने लगा। उधर बादशाह के पैर तले से जमीन निकल गई। बहुत घबराया,
کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، گھوڑا یہ جا وہ جا۔ چند لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادے نے یہ کیا حرکت کی؟ اس سے مجھ کو یہ امید نہ تھی۔ اور پھر اس بڑھئی نے ایسی چیزیں ہی کیوں بنائی جس کی وجہ سے یہ حال ہوا؟ بادشاہ غصے میں بولتا رہا اور بڑھئی کو جیل خانے میں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ اور وزیر محل کی طرف جانے ہی والے تھے کہ اوپر آسمان میں قریبی کوئی چیز اترتی نظر آئی۔ بادشاہ نے خوشی سے کہا، آہا، یہ لو میرا شہزادہ آ رہا ہے، اور خوشی سے اچھل پڑا۔ گھوڑا بالکل قریب آ گیا تھا۔ چند لمحوں میں میدان میں اتر پڑا اور تھوڑی دور دوڑ کر ٹھہر گیا۔ شہزادہ فوراً گھوڑے سے نیچے اترا اور دوڑ کر باپ کے قدموں پر گر پڑا۔ بادشاہ نے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں محبت سے آنسو چھلکنے لگے۔ اس نے کہا، بیٹا، تم خطرناک گھوڑے پر کیوں سوار ہو کر میری نظروں سے غائب ہو گئے تھے اور اپنے بوڑھے باپ کو کیوں بے چین کر گئے؟ بیٹے نے کہا، باجان، میں نے سمجھا کہ آپ نہ خود اس پر سوار ہوں گے اور نہ مجھ کو سوار ہونے دیں گے۔ اس طرح ایک غریب رعایا کے ہنر کا اظہار نہ ہوگا، اور کسی دوسرے کو اس طرح کے کاموں کی آزمائش کا حکم دینا جان بوجھ کر خطروں میں ڈالنا ہوتا۔ آپ کی انصاف پسندی سے یہ بات دور تھی، لہٰذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ابا جان اس پر سوار نہ ہوں، بلکہ میں خود سوار ہو کر اس کا کمال دیکھوں، کیونکہ ایک غریب آدمی بادشاہ کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ضرور اس کا گھوڑا اڑنے والا ہوگا۔ چنانچہ میں نے گھوڑے پر بیٹھتے ہی اس کا دایاں ہینڈل گھمایا تھا کہ گھوڑا اوپر کو بلند ہو گیا۔ یہ اسی طرح اڑتا ہے جیسے کوئی پہاڑ پر چڑھ رہا ہو، اور ٹھیک اسی طرح اترتا ہے جیسا کہ بڑھئی نے بتلا دیا تھا۔ یہ گھوڑا ہمارے بڑے کام کا ہے۔ ابا جان، بڑھئی کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں نے اس کو غصے میں آ کر جیل بھیج دیا ہے۔ شہزادے نے کہا، نہیں ابا جان، آپ فوراً اس کو جیل سے بلوا کر انعام و اکرام دیں تاکہ غریب کو اپنی محنت کا شاندار پھل ملے۔ اس کے بچے گھر پر اس کا انتظار کرتے ہوں گے، اسی لیے تو اس نے اس وقت گھوڑے کا کمال دیکھنے کو کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیچارے کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ نے بڑھئی کو جیل سے بلوا کر بہت سی اشرفیاں انعام میں دی اور اشرف پور نام کا ایک گاؤں بطور جاگیر لکھ دیا۔ غریب بڑھئی بہت خوش ہوا۔ بادشاہ اور شہزادے کو دعائیں دیتا ہوا گھر کو چلا گیا۔ ہوائی گھوڑے کی شہرت سن کر روز لوگ بادشاہ کے دربار میں اکٹھا ہو جاتے اور شہزادہ انہیں اپنے گھوڑے کا کمال میدان میں شام کو دکھاتا۔ اس طرح شہزادے کو کئی ماہ گزر گئے، یہاں تک کہ برسات کا موسم ختم اور سردی کا موسم شروع ہو گیا۔ ایک روز شہزادے نے سوچا، کیوں نہ کسی دور دراز ملک کی سیر کی جائے، اپنا ہوائی گھوڑا ساتھ دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے جیب میں کچھ اشرفیاں رکھیں اور رات کو سو گیا۔ بہت سویرے اٹھا اور ایک خط لکھ کر اپنے تکیا کے نیچے رکھ دیا۔ ہاتھ منہ دھویا، کچھ ناشتہ کیا اور باہر ٹہلنے نکل گیا۔ 2-4 گھنٹے کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ بادشاہ دربار جا چکے ہیں۔ باہر آ کر گھوڑے کو لیا اور میدان کی طرف چلا گیا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، دور کچھ دیہاتی نظر آئے۔ اس نے خدا کا نام لیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ہینڈل کو حرکت دی، گھوڑا فضا میں بلند ہو گیا۔ اب شہزادے نے گھوڑے کو موڑ کر مشرق کی سمت اڑا دیا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ نیچے ندی، نالے، کھیت، مکان، جنگل، باغ اچھا منظر پیش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں گھوڑا اس کے ملک کی سرحد سے پار ہو گیا۔ دوسرا ملک نظر آیا۔ شہزادے نے سوچا، اس ملک میں نہ اتروں گا، شاید اس ملک کا بادشاہ میرے باپ کا دشمن ہو، اور گھوڑا بڑھتا گیا اور کئی ملک گزرتے گئے۔ شام کے قریب گھوڑا ایک ایسے ملک پر اڑنے لگا جہاں چاروں طرف پھول کے میدان نظر آتے تھے، گویا سارا ملک ایک چمن تھا۔ شہزادے کو یہ ملک بہت پسند آیا۔ اس نے گھوڑے کو قریب کے شہر کے پاس اتار دیا اور ایک گنجان جھاڑی میں اسے چھپا کر آبادی کی طرف روانہ ہو گیا۔ قریب پہنچا تو ایک بڑھیا کا مکان نظر آیا۔ مکان کیا تھا؟ گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی تھی۔ بڑھیا باہر بیٹھی چرخا چلا رہی تھی۔ شہزادے نے پاس جا کر اسے سلام کیا۔ بڑھیا نے کہا، خوش رہو بیٹا، جیتے رہو۔ کہو کہاں سے آئے ہو تم تو اس دیش کے رہنے والے نہیں معلوم ہوتے، تمہارا لباس بتلاتا ہے۔ شہزادے نے کہا، ہاں بوڑھی اماں، ایک غریب مسافر ہوں، رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، شوق سے بیٹا، میری جھونپڑی میں رات گزارو، یا جب تک اس شہر میں رہو، میری جھونپڑی تمہارے قیام کے لیے حاضر ہے۔ شام ہو چکی تھی۔ بڑھیا اٹھی، پانی لائی اور ایک تشتری میں تھوڑی سی مٹھائی۔ شہزادے سے کہا، لو بیٹا، ہاتھ منہ دھو لو اور مٹھائی کھا کر پانی پی لو، تھوڑی دیر میں کھانا تیار کیے دیتی ہوں۔ بڑھیا چرخے کو اٹھا کر اندر رکھ آئی اور کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی۔ شہزادے نے ہاتھ منہ دھویا اور مٹھائی کھا کر پانی پیا اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد بڑھیا کھانا پکا کر لائی۔ شہزادے نے کھانا کھا کر بڑھیا کو ایک اشرفی انعام دیا۔ اشرفی پا کر بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ سوچا کہ یہ کسی سوداگر کا لڑکا معلوم ہوتا ہے جو ہمارا ملک دیکھنے آیا ہے۔
अंधेरा काफी बढ़ गया था। शहजादा सोने के लिए चारपाई पर लेट गया और बुढ़िया से यूं बातचीत शुरू हुई। बुढ़िया ने कहा, क्या तुम सो रहे हो बेटा? उसने कहा, नहीं अम्मा जान, जाग रहा हूँ। राह चलते चलते थक गया हूँ, अब नींद आने को ही है। क्या आप कुछ बातचीत करना चाहती हैं? शौक से बात करें। बुढ़िया ने कहा, नहीं मालूम क्या वजह है, मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी बढ़ती जाती है। खुदा ने मुझको भी एक बेटा दिया था, मगर जवानी में ही दुनिया से रुखसत हो गया। ये झोंपड़ी मेरी मस्कन है और एक बिल्ली मेरी साथी। राह चलते मुसाफिरों को पानी पिलाती हूँ और उनके सहारे ही जीती हूँ। इस मुल्क का बादशाह इसी शहर में रहता है। उसके सिर्फ एक लड़की है जो बहुत नाजुक और हसीन है। रोज़ाना फूलों के एक हार से तोली जाती है और फिर हार उस लड़की को पहना दिया जाता है। ये इस मुल्क की बहुत मशहूर चीज़ है। शहजादे की हैरत की इंतहा न थी। उसने कहा, शहजादी और फूलों का हार एक बड़े ताज्जुब की बात है। बुढ़िया ने कहा, खुदा ने शहजादी को बहुत खूबसूरत, हल्की फुल्की और धान पान बनाया है। महल के इर्द गिर्द हथियार बंद सिपाहियों का पहरा रहता है और महल के अंदर बांदियां लौंडियां निगरानी और खिदमत के लिए हाजिर रहती हैं। महल बहुत लंबा चौड़ा और शानदार है। बड़े फाटक पर एक घंटा लटक रहा है। हर 2 घंटे के बाद सिपाहियों की ड्यूटी बदलती रहती है। ये सब इंतज़ाम इसलिए है कि उनकी शहजादी के ऊपर किसी मर्द का साया न पड़े। शहजादे की आंखों में नींद भरी थी। बुढ़िया यह कहकर खामोश हो गई और शहजादा भी सो गया। उधर बादशाह दरबार से लौटा तो शहजादा महल में मौजूद नहीं था। उसने रानी से पूछा, शहजादा कहाँ है? आज मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। रानी ने कहा, मैं खुद परेशान हूँ कि हमारा शहजादा कहाँ चला गया। सुबह नाश्ता करके बाहर टहलने गया था, मगर जल्द वापस आ गया। दोबारा निकला तो अभी तक वापस ना हुआ। बादशाह ये सुनकर बहुत घबराया। महल से बाहर आया, सिपाहियों को शहजादे का पता लगाने का हुक्म दिया और फिर महल वापस चला गया। शहजादे के कमरे में जाकर उसके बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। सब चीजें मौजूद थीं, मगर शहजादा गायब था। ये मंजर देखकर बादशाह का जी भर आया। आंखों में आंसू डुबडुबाए। तकिया को उठाकर सीने से लगा लिया। आंसुओं के खामोश कतरे गिरने लगे। नागाह नजर कागज के एक टुकड़े पर पड़ी जो सिरहाने मौजूद था। उठाकर देखा तो बेटे की तहरीर थी। लिखा था, मेरे मेहरबान अब्बा जान, सलामो आदाब। मैं आपकी मेहरबानियों पर भरोसा करते हुए कि आप नाराज ना होंगे, आज सैरो तफरी के लिए अपने हवाई घोड़े पर सवार होकर मशरिक की तरफ जा रहा हूँ। जल्द वापस आ जाऊंगा। अम्मा जान को आप समझा देंगे, वरना वो बहुत परेशान होंगी। फ़कत आपका बेटा। बादशाह ने खत पढ़ा। दिले मायूस को फिर कुछ आस हुई। रानी को पुकारा। रानी आई, खत सुनाया। दोनों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अब उसका क्या इलाज, पता ना ठिकाना। मशरिक को रवाना, ना मालूम कहाँ गया और कब तक वापस आएगा। इस लड़के ने तो परेशान कर डाला। अब लाड प्यार खत्म। आया तो सजा जरूर दूंगा। ये क्या हरकत की है कि जिधर सिंह समाये चल दिए, जो जी में आया कर गुजरे। ये ना सोचा कि माँ बाप पर क्या बीतेगी। बादशाह महल से निकला, दरबार में आया और अपने कामों में मशगूल हो गया। सुबह हुई, उधर शहजादा बेदार हुआ। उसके दिमाग में रात वाली बात गूंज रही थी। शहजादी फूलों की, धान और पान। उसका किसी काम में जी ना लगा। दिन काटना पहाड़ हो गया। उसको ये धुन सवार हो गई कि शहजादी को किस तरह देखे। शाम के वक्त उसने शाही महल का चक्कर लगाया और मालूम कर लिया कि शहजादी का महल कौन सा है। वो रात की तारीकी का मंजर था ताकि अपना मंसूबा पूरा करे। आखिर बुढ़िया की झोंपड़ी में वापस आ गया। आधी रात को झोंपड़ी से बाहर निकला और घोड़े को झाड़ी से निकाला। फौरन सवार हुआ। ये जा वो जा, महल की तरफ रवाना हो गया। महल के चारों तरफ सिपाही रोशनी लिए पहरा दे रहे थे। महल के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। शहजादे ने महल की बालाई छत पर अपना घोड़ा उतार दिया। घोड़े से उतरकर आगे बढ़ना चाहा, मगर हिम्मत न पड़ी। रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ देखा, दरो दीवार से खामोशी बरस रही थी। एक तरफ कुछ रोशनी नजर आई। जरा आगे बढ़ा तो ढारस बंधी। उसने चोरों की तरह शहजादी को तलाश करना शुरू कर दिया। आखिर उसको कामयाबी हासिल हुई। उसने एक वसी आरास्ता कमरे में शहजादी को सोते हुए पाया, जिसके चारों तरफ लौंडियां नींद के खराटे ले रही थी। शहजादा आगे बढ़ा। डरते डरते उसने शहजादी के चेहरे से चादर हटा दी। चांद सा चेहरा चमकने लगा। शहजादा कांपने लगा। उसने सोचा, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। चोर का दिल आधा ज्यादा देर तक न ठहर सका। फौरन वापस हुआ, घोड़े को एड़ लगाई और बुढ़िया की झोंपड़ी में जा पहुंचा। सुबह हुई, मालन फूलों के हार लेकर आई और शहजादी को एक हार के बराबर तोलना चाहा, मगर ऐसा न हुआ, बल्कि शहजादी का पलड़ा जमीन न छोड़ती थी। हैं, ये क्या हुआ? गजब हो गया। क्या मर्द का साया तो नहीं पड़ गया? सारे महल में ये खबर बिजली की तरह दौड़ गई। जितने मुंह उतनी बातें। निकली होठों, चिड़ी कोठों। शहजादी उदास नजर आने लगी।
वो हैरान थी, इलाही ये माजरा क्या है, कल क्या था और आज क्या हो गया। रफ्ता रफ्ता ये खबर बादशाह के कानों में पहुंच गई। बादशाह बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। कोतवाल को बुलाकर मुनासिब इंतजाम करने और चोर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। कोतवाल ने महल सरा की दारोगा कनीज को बुलाकर एहतियाती तदाबीरें बताईं और रात को चौकन्ना रहने को कहा। रोज की तरह आज भी सूरज मगरिब में डूब गया। उसके तलुओ गरूब में कभी फर्क ना आया, मगर यहाँ शहर में अजीब गड़बड़ी वाक़या थी। अंधेरी रात ने अपनी स्याह चादर को जमीन पर फैला दिया। महल की दारोगा कनीज ने शहजादी के पलंग के चारों तरफ कई गड्ढे खुदवाकर उसमें गहरो रंग घोलकर भर दिया और ऊपर सफेद फर्श बिछा दिया। बानियों को जागने की ताकीद की। उन सबों ने अपनी एक एक उंगली चीर कर उसमें पिसी हुई मिर्चें भर लीं ताकि इसकी जलन से रात को नींद ना आए और चोर पकड़ने में आसानी हो। शहजादा आधी रात को बुढ़िया को सोता हुआ छोड़कर झोंपड़ी से बाहर निकला, घोड़े को लिया और सवार होकर सीधा महल जा पहुंचा। चुपके से घोड़े से उतरा और दबे पांव आगे बढ़ा। दिन भर की थकी मांदी लौंडियां, अगरचे कई ने उंगलियों में मिर्चें भरी थीं, मगर नींद ने उन्हें ऐसा थपक कर सुलाया था गोया जिंदगी से नाशना थी। शहजादी की आंखों में नींद कहाँ, उसे फिक्र घेरे थी। नींद तो कोसों दूर थी। चादर से मुंह छुपाए थी कि किसी के आने की आहट मालूम हुई। चादर की ओर से देखा, एक खूबसूरत जवान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए उसकी तरफ बढ़ रहा है। शहजादी कनखियों से यह तमाशा देख रही थी कि अजनबी बिल्कुल पलंग के करीब पहुंच गया। अब उसने दूसरा कदम रखा था कि गराब से रंग वाले गड्ढे में जा गिरा। शहजादी ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर निकाला। पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? शहजादे ने कहा, मैं एक अजनबी शहजादा हूँ, आपकी शोहरत मुझे खींच कर यहाँ लाई है। शहजादी ने पूछा, क्या आप इस जगह इससे पहले भी आ चुके हैं? शहजादे ने जवाब दिया, हाँ मैं ज़रूर एक मरतबा आ चुका हूँ और अब तो शायद आने का मौका ना मिले। शहजादी ने कहा, लीजिए पान नोश फरमाइए और फौरन तशरीफ़ ले जाइए, वरना आपकी गिरफ्तारी का मुझको डर है। नहीं मालूम मेरे दिल में क्यों आपकी हमदर्दी बढ़ती जाती है। कपड़े धोबी से धुलवा लीजिएगा, वरना मुसीबत का सामना करना होगा। अच्छा, रुखसत की इजाज़त और सलाम कबूल फरमाएं। ये कहकर शहजादा घोड़े के पास आया और सवार होकर बुढ़िया की झोंपड़ी में जा पहुंचा और कुछ खा पी कर सो गया। सुबह हुई। महल की दारोगा खातून मुआयना के लिए शहजादी के कमरे में आई तो फर्श को रंगीन पाया। वो मामले को ताड़ गई। शहजादी से पूछा, क्यों बेटी, रात के वक्त कोई महल में आया था? शहजादी ने कहा, आया होगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बस जाल बिछाकर दूर हो गई। सारी रात जागूं मैं और ख्वाब राहत के मजे लो तुम। दारोगा महल ने शहजादी के बदले हुए तेवर देखकर वहां से चुपके से खिसक गई और कोतवाल को वाकया की इतला दी। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को फौरन ये कहकर शहर में ऐलान करा दिया कि जिस शख्स के कपड़ों में गेरू रंग लगे हों उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। दिन भर की दौड़ धूप के बाद सिपाही नाकामयाब लौटे, मगर कोतवाल ने उनको इसी ड्यूटी पर कई दिन तक लगाए रखा। शहजादे ने सुबह बेदार होकर और कपड़े बदले, रंगीन कपड़ों को एक कपड़े में लपेटकर धोबी के घर दे आया और ताकीद कर दी कि धोकर दूसरे दिन दे दे। वापसी में उसने सिपाहियों को शहर की गलियों में घूमते हुए पाया, लेकिन वो समझ न सका कि भेद क्या है। ताहम उसने रात को किसी ख्याल से घोड़े को लाकर महल के करीब एक बरगद के दरख्त पर छुपा दिया। दूसरे दिन सिपाही मुलजिम को तलाश करते हुए धोबी के घर जा पहुंचे। देखा तो धोबी के दरवाजे पर नाच हो रहा है और धोबी भी ऐसे कपड़े पहनकर नाच रहा है जिस पर गेरू रंग के बड़े बड़े धब्बे पड़े हैं। अब क्या था, सिपाहियों ने फौरन आओ देखा न ताओ धोबी को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। वो बेचारा शोर मचाने लगा कि जालिमो, मुझको क्यों मारते हो और मेरे नाच रंग में क्यों भंग डालते हो? सिपाहियों ने पूछा, तुम्हारे कपड़ों पर ये गेरू के धब्बे कहाँ पड़े? धोबी ने कहा, मेहरबानो, जान बख्शो, आप राजा हैं, मैं प्रजा। एक आदमी ये कपड़े धोने के लिए दे गया था, कपड़ा कीमती देखकर मैंने पहन लिया और नाच रहा हूँ। वो देखिए, कपड़ों का असल मालिक सामने आ रहा है। इतने में शहजादा करीब आ गया था। वादा के मुताबिक धोबी के यहाँ कपड़े लेने आ रहा था। सिपाहियों ने दौड़कर उसको गिरफ्तार कर लिया और पूछा, ये कपड़े तेरे हैं जो धोबी के बदन पर हैं? शहजादे ने तस्लीम कर लिया। सिपाहियों ने झट उसकी कमर में एक लंबी रस्सी बांधी और महल की जानिब ले चले। शहजादे ने मामले की हकीकत को जान लिया और दिल से यूं बातें करने लगा, मैंने खुदा की नाफरमानी की, माँ बाप का हुक्म न माना, आखिर इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, अब भला रिहाई क्यों कर हो? वो कुछ सोच कर मुस्कुराया। इतने में सिपाही बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच गए जिस पर हवाई घोड़ा रखा हुआ था। शहजादे ने सिपाहियों से कहा, दोस्तों, अब मुझको फांसी हो ही जाएगी और कल या आज ये सर तन से जुदा हो जाएगा और रूह मेरे जिस्म से प्रवास कर जाएगी। मैं बहुत भूखा हूँ, महज इतनी सी इजाज़त दे दो कि इस दरख्त पर चढ़कर पेट भरकर बरगद के फल खा लूं, खुदा तुम्हारा भला करेगा। सिपाहियों को उस पर रहम आ गया। उन्होंने इजाज़त दे दी, मगर एक सिपाही ने जो एक आंख का काना था सख्त ममानियत की। अकेला चना क्या भाड़ फोड़ता, उसको भी राजी होना पड़ा, मगर उसने कहा, मैं रस्सी को ढील देकर पकड़े रखूंगा, वरना ये कहीं कूदकर भाग जाएगा। सिपाहियों ने रस्सी ढीली की और शहजादा दरख्त पर चढ़ गया और बरगद के फल तोड़कर खाने लगा।
درخت کے نیچے سپاہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ شہزادے نے موقع کو غنیمت جانا اور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر ہینڈل گھما دیا۔ رسی سر سر کرتی ہوئی سپاہی کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو شہزادہ ملزم کسی چیز پر بیٹھا ہوا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ تمام سپاہی دم بخود رہ گئے، کہنے لگے ارے یہ تو کوئی جن تھا۔ ایک نے کہا اچھا ہوا دور ہوا، دوسرے نے کہا نہیں معلوم آئندہ کیا آفت توڑتا، تیسرے نے کہا جان بچی سو لاکھوں پائے، چلو کسی جانب چلیں، گویا کوئی ملزم ملا ہی نہیں۔ سب ایک طرف کو چل دیے اور شہزادے نے بڑھیا کی جھونپڑی میں پہنچ کر پناہ لی۔ بادشاہ روز منتظر رہتا کہ آج ضرور ملزم پکڑا جائے گا، مگر بے سود، وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ لڑکی سیانی ہو گئی ہے، خیر سے کہیں اس کی نسبت مل جائے تو کر دوں۔ اس نے وزیر کو بلا کر مشورہ کیا۔ وزیر نے بھی بادشاہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ بادشاہ نے کہا آئندہ مہینے میں شہزادی کے سوئمبر کا انتظام کر دو، اطراف و دور کے بادشاہوں کے نام شہزادوں کی شرکت کے دعوت نامے جاری کر دو۔ دوسرے دن وزیر نے دعوت نامے روانہ کر دیے۔ سارے شہر میں اس بات کا چرچا ہونے لگا۔ غریب بہت خوش تھے، فقیر و مسکین مگن تھے کہ ہماری قسمت کا ستارہ چمکا، شہزادی کی شادی ہوگی اور ہم لوگوں کا دامن انعام و اکرام سے بھرا جائے گا۔ پھر کیا ہے، ہر شب شب برات ہوگی اور ہر روز روز عید۔ شہزادے نے جب یہ خبر سنی تو غور و فکر میں ڈوب گیا، اپنے دل سے یوں باتیں کرنے لگا اب مجھ کو ضرور اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے اور اپنے بچھڑے ہوئے ماں باپ سے ملنا چاہیے۔ وہ انتظار کی گھڑیاں گنتے ہوں گے اور مجھ کو آئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا۔ اگر وہ لوگ اجازت دیں گے تو پھر اس ملک میں آؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے شاہی کپڑے پہنے اور 100 اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے قدموں پر رکھ دیں اور بولا اماں جان یہ بیٹے کی طرف سے نذرانہ ہے، قبول کریں اور مجھ کو گھر جانے کی اجازت دیں۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا بیٹا تو نے میری جھونپڑی کو اپنا گھر سمجھا، جب جی میں آیا آئے اور جب جی چاہا ٹہلتے نکل گئے، اب تم شوق سے جا سکتے ہو، ماں باپ تمہاری راہ تکتے ہوں گے، مگر مجھ کو تمہاری جدائی کا غم ہے۔ بیٹا بڑھیا کو بھول نہ جانا، جلدی اپنے درشن دینا۔ بھلا بیٹا کب روانہ ہو رہے ہو؟ شہزادے نے کہا اماں جان آج رات کو 4 بجے تاکہ ناشتہ کے وقت گھر پہنچ جاؤں۔ اتنی دور دراز کا سفر اور اتنی جلدی تم کیسے پہنچو گے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ شہزادے نے کہا آج تم کو یہ بات بھی بتا دوں گا اماں، وہ تمہاری لکڑیوں کے ڈھیر میں ایک موٹی لکڑی کا کندھا رکھا ہوا ہے، اس کا کمال دیکھنا، وہ میرا ہوائی گھوڑا ہے جس کو میں نے آج تک تم سے چھپائے رکھا تھا۔ رات ہوئی، دونوں سو گئے۔ شہر کے گھنٹہ گھر سے 4 بجنے کی آواز آئی۔ ادھر شہزادہ بھی بیدار ہو چکا تھا، اپنا قیمتی شاہی لباس پہنا اور بڑھیا کو آواز دی۔ بڑھیا جاگ گئی، بولی کیوں بیٹا جا رہے ہو؟ رات کے اندھیرے میں کہاں جاؤ گے؟ شہزادے نے کہا ذرا باہر آؤ ماں اور دیکھو میں پیدل جاتا ہوں یا سواری پر۔ بڑھیا جھونپڑی سے نکل آئی۔ شہزادہ اندر سے گھوڑا لا کر سوار ہو چکا تھا۔ اس نے کہا پردیس میں مجھ اجنبی کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرنے والی ماں، اپنی بیٹے کی خطائیں معاف کرنا اور دعا کرنا کہ پھر تیری قدم بوسی نصیب ہو، میرا سلام قبول کرو۔ اب میں روانہ ہوا۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو حرکت دی اور ہوا میں پرواز کرنے لگا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بڑھیا یہ تماشا دیکھ کر دم بخود رہ گئی اور کہنے لگی سوداگر کا لڑکا تھا یا جادوگر کا؟ وہ اسی حیرانی میں واپس جا کر جھونپڑی میں سو گئی۔ شہزادہ شاہی محل میں پہنچا اور گھوڑے کو اتار کر ایک کنارے لگا دیا۔ چپکے چپکے آگے بڑھا، دیکھا تو سناٹا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اترا۔ سامنے وسیع کمرے میں شہزادی سو رہی تھی اور چاروں طرف باندیاں محو خواب تھیں۔ بے دھڑک آگے بڑھا، قدم بڑھاتا شہزادی کے پاس جا پہنچا اور قریب کی الماری سے گلاب پاش لے کر شہزادی کے چہرے پر چھڑک دیا۔ شہزادی بیدار ہو گئی، آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ سامنے نگاہ اٹھی، دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شہزادہ شاہی لباس پہنے کھڑا ہے۔ شہزادے نے سوچا شاید شہزادی مجھ کو اجنبی سمجھ کر خوفزدہ ہو جائے اور شور و غل کر کے مجھ کو گرفتار کروا دے۔ اس نے کہا غلام حاضر ہے، آج اپنے وطن جا رہا ہے، محض ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہو گیا ہے۔ شہزادی آپ خفا تو نہیں ہو گئی؟ شہزادی نے خوش آمدید کہا اور سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھا آپ کی رسائی یہاں تک کیسے ہوتی ہے؟ شہزادے نے عرض کیا مہربانم، میں ایک ہوائی گھوڑے کے ذریعے آپ کے شہر میں آیا ہوں اور آپ تک رسائی اسی گھوڑے کے ذریعے ہوتی ہے۔ غرض یوں ہی مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ شہزادے نے اپنی گرفتاری اور رہائی کا واقعہ بیان کیا، جس پر شہزادی نے افسوس کا اظہار کیا۔ اتنے میں گھڑی نے 5 بجائے اور شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا اور شہزادی سے رخصت کی اجازت طلب کرنے لگا اور کہنے لگا میں تو رخصت ہو رہا ہوں، آئندہ مہینے میں آپ کا سوئمبر ہے، اگر مجھ کو شرکت کی اجازت دیں تو شریک محفل ہوں، ورنہ بے سود ہوگا۔ شہزادی نے کہا میری اجازت کے کیا مانی؟ اور سفر بے سود ہوگا کیا مطلب؟ کیا آپ کے یہاں دعوت نامہ نہ جائے گا؟ شہزادے نے کہا ضرور جائے گا اور بہت سے بادشاہوں کے نام جائے گا۔ شہزادی مسکرائی اور کہنے لگی اچھا آپ کا مطلب میں سمجھ گئی، اجازت سے یہ مراد ہے کہ اس دن میرا ہار آپ کے گلے کی زینت بنے، سو آپ کا تردد میں آج ہی مٹائے دیتی ہوں۔ اس نے یہ کہا اور
सिरहाने से फूलों का एक हार लेकर शहजादे के गले में डाल दिया। शहजादी की गर्दन शर्म से झुक गई और उसने कहा, आपकी इज्जत अफजाई का तहे दिल से मशकूर हूँ। लीजिए ये मेरी निशानी अंगूठी और रुमाल। शहजादी ने हाथ बढ़ाकर सोने की अंगूठी और रेशमी रुमाल ले लिया। गौर से देखा तो कशीदाकारी के जरिए लिखा था, मुझे भूल न जाना। शहजादे ने रुखसत की इजाजत चाही, जिसका जवाब शहजादी की आंखों से बहते हुए आंसुओं ने दिया। शहजादे का दिल भर आया, दम बखुद खड़ा रोता रहा। जुदाई का याराना था और रहने का भी सहारा न था। शहजादी के हाथों को बोसा देकर मजबूरन रुखसत हो गया। कुछ दूर तक शहजादी पीछे पीछे आई। उसने देखा कि शहजादा एक लकड़ी के घोड़े पर सवार हुआ और फजा में उड़ने लगा। उसने जी में कहा, यह परिस्तान का शहजादा है। उसने दूर तक अपनी नजरों से शहजादे का पीछा किया। आखिर 2-4 मिनट के बाद घोड़ा नजरों से ओझल हो गया। घोड़ा हवा से बातें करता हुआ दोपहर को शहजादे के शहर जा पहुंचा। शहजादे ने किला के पास घोड़े को उतारकर महल की राह ली। सिपाहियों ने दूर से शहजादे को आते देखा तो खुशी से उछल पड़े और खुशी के शादियाने बजाने लगे। चारों तरफ शहजादा जिंदाबाद के नारे बुलंद होने लगे। बादशाह दरबार से निकल आया। उसने दौड़कर बेटे को गले से लगा लिया और जी भर कर रोया और बेटे को लेकर महल के अंदर चला गया। रानी बेटे को देखकर लिपट गई और बेख्तियार रोई। शहजादे ने अपनी सारी दास्तान माँ बाप को सुनाई और कहा, आइंदा माह मैं जरूर स्वयंवर में शिरकत करूंगा। बादशाह ने कहा, दावतनामा आया है, खुशी से शिरकत करो। शहजादा हंसी खुशी महल में रहने लगा। इसी तरह उसको 1 माह गुजर गया। एक दिन उसने माँ बाप से इजाज़त चाहिए और इजाज़त मिल गई। शहजादे ने सामान्य सफ़र दुरुस्त किया और शाही पोशाक पहनी और अरबी घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया और 2 रोज़ के बाद फूलों के देश जा पहुंचा। शहर में शहजादी के स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी। स्वयंवर को सिर्फ 2 रोज़ रह गए थे। तमाम शहर आराइशो ज़ेबाइश की वजह से दुल्हन बना हुआ था। शहजादा बुढ़िया की झोंपड़ी में हाजिर हुआ और कुछ अशरफियों की एक थैली नजराना में पेश की और तमाम हालात से मुत्तला किया। बुढ़िया बहुत खुश हुई और देर तक दुआएं देती रही। आखिर स्वयंवर की सुबह आ गई। तमाम शहजादे असील घोड़ों पर सवार सज धज कर आने लगे। शहजादा भी अपने अरबी घोड़े पर सवार होकर शाही दरबार जा पहुंचा। तमाम दरबारियों ने देखा तो घोड़े और सवार दोनों की तारीफ करने लगे। वजीर ने शहजादे का इस्तकबाल किया और मेहमान खाना में ले जाकर ठहराया। घड़ियाल ने 8 बजाए। 4 तरफ फौजी बाजे बजने लगे। तमाम शहजादे मेहमान खाने से निकलकर महफिल स्वयंवर में जा पहुंचे और एक एक कुर्सी पर रौनक अफरोज हो गए। कुछ देर बाद शहजादी दुल्हन बनी हाथ में एक खुशबूदार गुलाब के फूलों का हार लिए हुए महल से बाहर आती हुई नजर आई। दाएं बाएं कनीजों का झुरमट था जो खुशी के गीत गा रही थी। शहजादी गर्दन झुकाए स्वयंवर में दाखिल हो गई। उसकी मुतजस्सिस निगाहों ने चंद मिनट किसी को ढूंढा और उसने एक चक्कर लगाया। वापस आकर हवाबाज शहजादे के गले में हार डाल दिया और महल को वापस चली गई। बाहर तोपों ने गरजदार आवाज में 10 गोले दाग दिए। शहर खुशी के शादियानों से गूंज उठा। बाकी शहजादों को अपनी अपनी नाकामी पर बहुत रंज हुआ और रुखसत हो गए और मोअज़्ज़ज़ शहजादा शाही मेहमान बना और महल में लजीज खानों से ज़ियाफ़त की गई। बाहर 50 देगों में खाने पककर तैयार थे। गरीबों और फकीरों को तकसीम किया जाने लगा। बादशाह ने शाही खजाने का मुंह खोल दिया। बेइंतहा दौलत गरीबों में तकसीम की गई। सब ने शहजादी को दराज़ी उम्र की दुआएं दी। तीसरे रोज़ शहजादी धूमधाम और बहुत से साजो सामान के साथ रुखसत कर दी गई। ऊँटों की कतार थी जिन पर सामान जहेज लदा हुआ था। 2 हाथियों पर हवाज बंधे हुए जर्री झोल पड़े थे। एक पर शहजादा, दूसरे पर शहजादी सवार थी। मुहाफिज फौज का दस्ता दाएं बाएं चल रहा था। गर्जे के लिए लश्कर 1 हफ्ता की मुसाफत के बाद शहजादे के मुल्क के करीब पहुंच गया। शहजादे ने अपना हाथी बढ़ाकर बादशाह को इतला दी। बादशाह अपने वजीरों और दरबारियों को साथ लेकर इस्तकबाल के लिए निकला। शहजादी की सवारी शहर पनाह के फाटक पर आ चुकी थी। शाही तोपों ने 20 गोलों से सलामी दी। शहजादी की सवारी शहर में दाखिल हुई। सारे शहर में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। रियाया ने शहजादी के ऊपर फूल बरसाने शुरू कर दिए और बादशाह अपनी रियाया पर ज़रो जवाहर निसार करने लगा। इधर फूलों की बारिश थी तो उधर ज़रो जवाहरात का सैलाब। गर्ज शहजादी महल में दाखिल हुई और महल में भी चहल पहल नजर आने लगी। सारा दिन खुशी में गुजरा। रियाया बादशाह को दुआएं देती हुई रुखसत हुई। शहजादा और शहजादी खुशो खुरम रहने लगे। चंद साल के बाद शहजादी को खुदा ने एक चांद सा बेटा इनायत किया। बादशाह उससे बहुत मोहब्बत करता था। हर वक्त अपनी गोद में लिए रहता। उसका सल्तनत के कामों में जी ना लगता। रियाया में अबतरी फैलने का खतरा बढ़ गया। एक रोज बादशाह ने वजीरों और दरबारियों को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब इंतजाम सल्तनत के काबिल न रहा, लिहाजा आज मैं ये जिम्मेदारी अपने बेटे को सुपुर्द करना चाहता हूँ। मुझको उम्मीद है कि वो मुल्क का बेहतर इंतजाम करेगा। और रियाया उसके नेक बर्ताव से बहुत खुश होगी। सब ने बादशाह की तायद की और शहजादा तख्ते शाही पर बिठा दिया गया और शाही ताज सर पर रखा गया। कुछ दिनों के बाद उसने सारे मुल्क का दौरा किया, रियाया के हालात दरियाफ्त किए।
यतीमों, मोहताजों, लूले लंगड़ों और अंधों के लिए लंगर खाने जारी किए। बदमाशों, चोरों, सूदखोरों की सख्त सजा का कानून जारी किया। वो जब तन्हाई में बैठता तो सोचा करता कि ये ज़मीन, ये आसमान, ये चांद, सूरज, तारे किसने बनाए? ज़मीन वक्त पर सब्ज़ा क्यों उगाती है और सूरज वक्त पर क्यों डूब जाता है? ज़मीन पर फसादात क्यों होते हैं और आसमानी दुनिया में अमन क्यों है? ज़रूर एक पैदा करने वाला है जिसके बताए हुए रास्ते पर दुनिया की तमाम चीज़ें चल रही हैं और दुनिया की सारी चीज़ें हम इंसानों ही के लिए पैदा की गई हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हम किस लिए पैदा किए गए हैं? क्या महज इन तमाम नेमतों को हड़प और हजम करने के लिए? ऐसा तो नहीं। सिर्फ ऐसा करने के लिए कोई अपने घोड़े को घास और अपने कुत्ते को रोटी नहीं देता। वो तो घोड़े को खिलाता पिलाता इसलिए है कि तनो मन तंदुरुस्त घोड़ा उसकी सवारी के काम आए, सेहतमंद कुत्ता उसके जानो माल की रखवाली करे। हम लोग खुदा का दिया हुआ खाते हैं मगर उसका हुक्म नहीं मानते। मैं ज़रूर खुदा की इताअत का रास्ता तलाश करूंगा, वरना सबसे बड़ी नाशुक्री व नमक हरामी होगी कि जिसने मुझको इतनी बड़ी सल्तनत दी और मुझको इसका बादशाह बनाया तो मैं उसी का हुक्म न मानूं। जिस तरह मैं रात दिन तदबीरें करता हूँ कि रियाया मेरा हुक्म माने, इताअत करे, इसी तरह उस खुदा का जिसका सारा जहान है, जिसकी हम सब रियाया हैं, अगर हुक्म ना माने तो नाइंसाफ़ी, नाशुक्री, नमक हरामी होगी। लिहाजा मैं ज़रूर उसकी मर्ज़ी, उसका हुक्म तलाश करने की कोशिश करूँगा। खुदा करे वो ज़रिया मुझको हासिल हो जाए जिससे मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करूँ।